क्लास 8 में हमारा सामाजिक ज्ञान, हमारी हिस्ट्री की बुक चल रही थी बच्चों। हमने कल अपना 3rd चैप्टर शुरू किया था, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई और धीरे धीरे उसने पूरे भारतवर्ष पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। यानी व्यवसाय के साथ साथ उसने अपने व्यावसायिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए पैसों की व्यवस्था का भी इंतजाम, वहाँ से सोना चांदी न लाकर भारत के पैसों को यूटिलाइज़ करना शुरू किया था। तो हमने पढ़ने की कोशिश की थी कंपनी को जब दीवानी मिली थी तो उसने किस तरीके से अपनी आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढा था। ठीक है, कंपनी की जो आमदनी होती थी वो क्या करती थी, बहुत भारी भरकम लगान लगाना चाहती थी और लोगों से बहुत सारी राजस्व इकट्ठा करना चाहती थी, जिससे वह अपने व्यवसाय को अच्छी तरह संचालित कर ले। और जो राजस्व प्राप्त होता था उसे बढ़िया सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, इस तरह की चीज़ें खरीदना शुरू कर देती। और ऐसे करते करते जो हमारे बंगाल की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत गहरे संकट में फंस चुकी थी। और फिर और कहते हैं कि 1770 के अंदर बंगाल में एक दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया, जिसमें हमारे वहाँ की जनसंख्या का लगभग 1/3 आबादी जो थी समाप्त हो गई। फिर हमने पढ़ा चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे, उन्होंने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, उस शर्तों को लागू किया जिसमें राजा और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दे दी और भविष्य में एक स्थायी रूप से चुकाए जाने वाले कर को निश्चित कर दिया, ताकि भविष्य के अंदर उसमें किसी भी प्रकार का इजाफा नहीं करे। उसका मतलब था, उनका उद्देश्य कि नियमित रूप से उन्हें राजस्व मिलता रहे। लेकिन हुआ क्या कि जैसा उन्होंने सोचा वैसा नहीं हुआ, समस्याएं पैदा हुई। समस्या क्या थी कि स्थायी बंदोबस्त जब चार्ल्स कॉर्नवालिस ने शुरू किया था तो उन्होंने पाया कि अफसरों ने पाया कि जमींदारों को ज़मीन में सुधार करने के लिए जो सोचा था वह खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो जो उन्होंने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को परेशानी हो रही थी। जमींदार राजस्व नहीं चुकाते थे तो उससे क्या कर ली जाती थी, जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारे जमींदारों को अपनी कंपनी बाकायदा क्या कर चुकी थी, जमींदारी को नीलाम कर चुकी थी। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हालात और बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ रही थी, खेती का विस्तार होने लगा था, जमींदारों की आमदनी में सुधार तो हुआ था, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने स्थायी बंदोबस्त का नियम लागू किया हुआ था। उन्होंने तो एक बार जो राजस्व तय किया था उसमें वृद्धि होने की उनको कोई संभावना नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जमींदारों को भी अभी ज़मीन की बेहतरी के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह किसी भी प्रकार के खेती में सुधार करने के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रखा था। उनमें से कुछ बंदोबस्ती के शुरुआत के सालों में अपनी ज़मीन भी गंवा बैठे थे और जो बच गए थे उन्हें भी बिना परेशानी निवेश के खतरा उठाए आमदनी की काफ़ी उम्मीदें दिखाई दे रही थी। अब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उससे लगान वसूल कराते थे और उन्हें ज़मीन में सुधार करने की कोई भी परवाह नहीं होती। दूसरी समस्या ये थी कि गांव के किसानों को ये लगने लगा था कि ये व्यवस्था क्या है, हमें दबाने वाली है, हमारा दमन करने वाली है। किसानों को जो लगान चुकाना होता था वो इतना ज़्यादा था कि वे चुका ही नहीं पाते थे, उस अधिकार को सुरक्षित ही नहीं रख पाते थे। और लगान चुकाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, वहाँ के जो महाजन साहूकार होते थे, महाजन साहूकार, उनसे उनको ऋण लेना पड़ता था, कर्जा लेना पड़ता था। और वो कर्जा इतनी भारी भरकम ब्याज पे दिया जाता था कि वो उस लगान को चुका ही नहीं पाता था। और क्या होता था, अपनी पुश्तैनी ज़मीन से क्या होता था, चुकाता नहीं था तो ज़मीन हड़प ली जाती, ज़मीन से बेदखल उसे कर दिया जाता था। अब हुआ कि जब इतनी समस्याएं दिखने लगी अंग्रेज़ों को, कंपनी को लगने लगा कि बंदोबस्ती जो नियम हमने लागू किया है उससे हमारे राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही, तो उनको, कंपनी के अधिकारियों को लगने लगा कि राजस्व में जो बंदोबस्ती हमने व्यवस्था बनाई है उसमें कुछ बदलाव लाना जरूरी है। क्यों? इसलिए क्योंकि शासन और व्यापार को अपने खर्चे चलाने के लिए और जो पैसे की आवश्यकता थी, तो वो जो मेथड उन्होंने चलाया था बंदोबस्ती का, वो उससे काम नहीं चल सकता था स्थायी रूप से राजस्व तय करने के लिए जो उन्होंने चलाया था। तो उन्होंने एक नई व्यवस्था को प्रारंभ किया। कैसे किया? बंगाल प्रेसिडेंसी ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, जो कि आज ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में है, में होल्ड मैकेजिंग नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार करी, जिसे 1822 में क्या किया, लागू किया। मैकेजिंग को क्या विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव को महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था उसे बचाए रखना चाहिए, और इस आदेश को कलेक्टरों
उसके आदेश पर कलेक्टरों ने क्या किया, गांव-गांव जाकर गांवों का दौरा किया, ज़मीनों की जांच की, खेतों की मपाई की, कितने कितने खेत हैं, किसके हैं, उनका के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत की लंबाई चौड़ाई नाप कर उससे प्राप्त होने वाली आमदनी, जिसको कि हम राजस्व कहते हैं, जोड़कर हर गांव और गांव का एक समूह जिसे हम महल कहते हैं, उससे वसूल होने राजस्व का क्या किया ना, उन्होंने एस्टिमेट किया कि कितना पैसा इससे वसूला जा सकता है। ठीक है, तो इस राजस्व को स्थायी रूप से तय न करके उसने बोला कि इसमें हम समय समय पर जैसे जैसे हमारी आवश्यकता होगी उसमें हम संशोधन करने की गुंजाइश रखेंगे, नहीं एक बार फिक्स नहीं करना है, समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें संशोधन की गुंजाइश रखेंगे। तो राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने का जिम्मा उन्होंने जमींदारों की बजाय अब किसको सौंप दिया, वहाँ गांव का एक मुखिया बनाया गया और मुखिया को वो जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस व्यवस्था को क्या कहा गया, महलवारी बंदोबस्ती का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया, महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो आप सभी ध्यानपूर्वक देखें, पहली थी स्थायी बंदोबस्ती, जिसको उसने चार्ल्स कार्नवालिस ने चलाया था। दूसरी जो ये प्रथा है जो चलाई गई, इसका नाम है महलवारी बंदोबस्त। अब आता है महल, क्या होता है महल है, यहाँ पे हम देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल क्या है, राजस्व की इकाई, अर्थात एक खेत से कितने राजस्व प्राप्त होगा, तो यह एक गांव और गांवों का समूह होती थी, जिसको उन्होंने नाम दिया, किसका, महल का नाम दिया। अब पढ़ते हैं मुनरो व्यवस्था के बारे में। ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो हमारे साउथ इंडियन, जो दक्षिणी भारतीय इलाके थे, उसमें स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया जाने लगा, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसके अंदर बहुत सारी तकलीफें अंग्रेजों को फेस करनी पड़ रही थी। तो जो नई व्यवस्था विकसित की गई उसे रैयतवारी या रैयतवार का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, रैयतवार का नाम। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में किए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर अप्लाई करके भी देखा। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत के अंदर इस व्यवस्था को, जिसका नाम है रैयतवारी, उसको मुनरो व्यवस्था इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें टॉमस मुनरो ने अपना सहयोग किया था विकसित करने में। तो मुनरो व्यवस्था या रैयतवारी व्यवस्था एक ही व्यवस्था है, उन्होंने इसको पूरे भारत में, दक्षिण भारत में लागू कर दिया। तो टॉम रीड जो थे और मुनरो थे, दोनों को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं है, इसलिए उनका एक तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों को उन्होंने रैयतों का नाम दिया से ही बंदोबस्त कराना चाहिए, क्योंकि वे पीढ़ियों से इस पर क्या कर रहे हैं, खेती करते आ रहे हैं। उनके आकलन से उन्होंने खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को एक पिता की भांति क्या करनी चाहिए, किसानों की रक्षा करनी चाहिए। पर सब कुछ ठीक नहीं हुआ। क्या ठीक नहीं हुआ, जो नई व्यवस्थाएं लागू हुई, महज कुछ साल में ही देखने में आया कि बहुत सारी समस्याएं दिखने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। परिणाम क्या हुआ, किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे और जो किसान थे गाँवों से भाग रहे थे। बहुत सारे गाँव तो ऐसी स्थिति में आ गए थे कि वहाँ पर एक भी व्यक्ति रहने को तैयार नहीं था। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन जैसा सोचा वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि राजस्व ही नहीं चुका पा रहे थे, उनकी ज़मीनें जो हड़पी जा रही थी, तो क्या वो अपने गांव छोड़ के चले गए, बाहर चले गए। तो हमने आज यहाँ पर पढ़ा कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं जो थी लागू की गई, जिसमें सबसे पहला पढ़ा हमने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, दूसरी नई व्यवस्था जिसका नाम था महलवारी बंदोबस्त व्यवस्था, और तीसरी व्यवस्था जिसके बारे में हमने पढ़ा जिसका नाम था मुनरो या रैयतवारी व्यवस्था। ठीक है, जो कि दक्षिण भारत में लागू की गई। तो बच्चों, आप तीनों व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें और क्या करेंगे, उसको नोट्स कॉपी में उतारेंगे भी। थैंक यू वेरी मच। हम फिर कल पुनः अपना